जलना तो बरकरार है और वो रहेगा भी। पत्रकारिता करते हुए क्या एक्सपीरियंस फील किया? ईटीवी उर्दू के प्रोग्राम्स और वो शोज़ मेरे यूएई में, अबू धाबी, सब जगह जाते थे। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि फीमेल्स को लोग काम करते हुए देखना आज भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस मोनोटाइप को मैंने ब्रेक किया है। मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर के अंदर होती है, हम इसका कचरा हटा देते हैं। कुंभ लगा था प्रयागराज में, 120 पिलर्स पे हमें भगवानों की पिक्चर्स बनानी थी। ओह। पेंट कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत हैं, फीमेल कोई नहीं था, ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। किसी भी एक सुंदर पिक्चर बनाना है तो ये नजर कैसे देख पाती है, बीइंग ए आर्टिस्ट? बिजनेस स्कूल ऑफ अमेरिका के 2 प्रोफेसर हैं, वो 3 महीना उन्होंने मेरे ऊपर स्टडी की है। लेकिन कस्टमर कहता है मुझे सस्ता चाहिए। कि ये बहुत सस्ते पे जाएंगी तो ना हम क्वालिटी दे पाएंगे, ना आप उस क्वालिटी को ले पाएंगे। स्वागत है आज के हमारे इस शो में। आज का शो बहुत ही स्पेशल होने जा रहा है। हम मिलवाने जा रहे हैं आपको इंडिया की फर्स्ट फीमेल पेंटर, जो अपने आर्टिस्ट और अपने क्रिएटिविटी के साथ में बहुत ही सुंदर वॉल का डिजाइन बनाते हैं, यानी कि वॉल आर्टिस्ट। आइए मिलते हैं शिखा मिश्रा जी के साथ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे ऑडियंस जो है थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे शुरुआत किया, कैसे कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया, जी, थोड़ा बताएंगे? पहले तो धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया और Thank you. ऑडियंस के सामने मेरी जर्नी जाए ताकि लोग थोड़ा सा इंस्पायर समझ हों। बेसिकली फीमेल्स एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि फीमेल्स को लोग काम करते हुए देखना आज भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उस मोनो टाइप को मैंने ब्रेक किया है। और मेरी जर्नी जो है 2006 से स्टार्ट हुई, जब मैंने मास कम्युनिकेशन किया और मैं एज अ पत्रकार दिल्ली में आई काम करने के लिए। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव, छोटे पड़ाव, बड़े पड़ाव बहुत सारे आए, जिसमें मैंने ईटीवी उर्दू के लिए एंकरिंग की, ईटीवी हैदराबाद में रही, उसके बाद रेडियो मिर्ची में यहाँ पे काम किया, S1 न्यूज़ में एज अ इलेक्शन एक्सपर्ट मैंने काम किया। देन उसके बाद मीडिया से एक ब्रेक लिया मैंने, चूँकि फैमिली एक्सटेंड करनी थी, सारी चीज़ें, शादी हो गई थी, तो मेरे को एक बेबी हुआ। उसके बाद मैं तो बड़े आराम से घर में रहना, सारी वही प्रॉपर शेड्यूल फॉलो जो करना आम होता है। आम होता है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, यू नेवर नो कि आपके लिए कौन सी चीज़ आ रही है। तो एक मेरे सामने एक ऐड आया, जो कि वॉल टेक्सचर्स का था, एक फ़ीमेल उनको बना रही थी और उसकी कुछ जर्नी ऐसी दिखाई थी उस ऐड में कि वो जर्नी डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट हो रही थी। तो मैंने कहा यार इसमें कहीं ना कहीं मुझे शिखा नज़र आ रही है। तो मैंने फटाफट उसका लास्ट वाला स्क्रीनशॉट लिया और उसके नंबर पे जब मैंने कॉल किया तो वो मेरा कॉल जो था एक पेंट कंपनी में जा कर के लगा। अब ये मेरी डेस्टिनी थी कि उसने मुझे पेंट तक लेकर के आया। क्रिएटिव में शुरू से थी, चीज़ें बनाना, आर्ट करना, थोड़ा बहुत पार्लर, ये वो, लिखना, पोएम्स, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ें मैं पहले से करती थी। मेरी डेस्टिनी मुझे पेंट की तरफ घसीट रही थी। मैंने पेंट का कोर्स किया, मुझे इतना चाव आया पेंट की पढ़ाई करने में। मुझे लगा कि ये जो मैंने पहले केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स सारी चीज़ें पढ़ी हैं, कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्ट कर रहा था। कोर्स किया, मैंने कहा कि सिर्फ कोर्स करने से कुछ नहीं होगा। चूँकि हस्बैंड को मैंने यही बोला था कि मैं एक छोटा सा कोर्स करूँगी और उसके बाद मैं कुछ नहीं करूँगी, चूँकि सब लोग को लगता है कि अलाउ नहीं करते हैं। घर में जाएगी सबके और पेंट का काम करेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस किया कि जैसा बाहर से दिखता है एक्चुअली इसका प्रारूप वो नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम कर लो जो तुम्हें अच्छा लगता है। तो जैसे कि आपने बताया कि भाई पत्रकारिता होते हुए जो है मैंने ईटीवी पे काम किया, मैंने राजस्थान काम किया, तो ज़्यादातर तो लोग ये चाहते हैं कि भाई अगर इतना मेरे का नाम दिखाई देगा, फिर चैनल पे दिखाई देगा, जितना एंकर जो है ये ओपनिंग बैट्समैन की तरह होता है जी कि की पूरी ऑडियंस को बांध के रखता है। जी। इतना सुंदर जिसको बोलना चाहिए, मतलब एक प्लेटफॉर्म को छोड़ के इस तरफ आना, ये क्या रीज़न लगता है, ऐसे क्या हुआ? छोटे से शहर से तो नहीं कहूँगी, हाँ, लेकिन कानपुर से मैं आती हूँ। औद्योगिक राजधानी रहा है और कानपुर के लोगों का जलवा और जलला तो बरकरार है और वो रहेगा भी। तो वहीं से ही मैंने मास कम्युनिकेशन किया। दैनिक जागरण का फर्स्ट बैच था, वेरी गुड। तब मैंने वहाँ से किया।
वो मेरे लिए बहुत बड़ी कश्मकश थी, क्योंकि मैंने कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी। मेरा थ्रू आउट जो भी मेरा 6, 7, 8 तक वो वाली सोशल स्टडीज़ की किताबें ही नहीं होती थी मेरे बैग में। मैंने कैसे मास कम्युनिकेशन का एग्ज़ाम दिया है वो मैं ही जानती, लेकिन हाँ किया मैंने, चूँकि मुझे था कि मुझे कानपुर से बाहर निकलना है और बहुत अच्छा करना है। इसको बहुत कम था उस समय कानपुर में। मैं बाहर निकली और IBM 7 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। स्ट्रगल्स तो देखिए सर तो लाइफ में इसमें आते ही हैं। एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे बताएंगे ऑडियंस को कि मेरा मतलब मास कम्युनिकेशन और मीडिया और जो है पत्रकारिता करते हुए क्या एक्सपीरियंस फील किया? सर मास कम्युनिकेशन मेरे लिए बहुत स्ट्रगल भरा रहा था, चूँकि अ, मैं अपने आप को यही मानती हूँ कि मैंने कभी इतना बड़ा एक्सपोज़र नहीं देखा था। अ, वही हमारा KTV कानपुर का वो चैनल था। आफ्टर मास कम्युनिकेशन मैंने वहाँ पे एंकरिंग परस्यू किया। थोड़ा बहुत जो शहर की रिपोर्टिंग कर सकती उस थी पे वो काम किया किया। मैंने। लाइफ़ चेंज हुई मेरी दिल्ली और नोएडा आने के बाद। काम किया। शुरू में मुझे ETV उर्दू के प्रोग्राम्स मिले करने के लिए, मैंने उर्दू में एंकरिंग की है। और वो शोज़ मेरे UAE में और अबू धाबी सब जगह जाते थे मेरे शोज़। तब ज़माना होता था लेटर्स का, लिखे हाँ। ईमेल्स का। वही 2 रास्ते होते थे, ऑडियंस हम तक पहुंचती थी, हम ऑडियंस तक पहुंचते थे। वो सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। उसके बाद मेरे को ETV के लिए मैंने अप्रोच किया कि मैं ETV में परमानेंट जा कर के ट्रेनिंग लूँ और सीखूँ जाकर वहाँ पे काम। तो वो किया मैंने। तो वहाँ पे मैं ETV MP और छत्तीसगढ़ के लिए चयनित हुई और वहाँ पे मैंने 2 साल मैंने वहाँ पे काम किया एज़ अ रिपोर्टर और प्रोग्राम प्रोड्यूसर। तो इसमें जो है जैसे मान के चलिए आपने इसको जब चेंज किया सब कुछ करने के बाद और फिर आपको आया कि भाई मैं क्रिएटिव काम करती हूँ, क्योंकि नो डाउट देखिए लाइफ में हर काम में क्रिएशन चाहिए, क्रिएटिविटी बिल्कुल। चाहिए। जी, और जो आर्ट है बेसिकली इसका तो कोई मैच ही नहीं है। जी, ठीक है, जब मान के चलिए कोई आर्ट हम बनाते हैं, दीवार पे कोई पिक्चर बनाते हैं, कोई डिफ्रेंशिएट क्रिएट करते हैं, जी। तो ये क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? अंदर से आती है, कोई सीखना पड़ता है या नेचुरल फार्मूला है, ये क्या जी। लगता है? मीडिया में सर जब मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे भी एक ज़िद रहती थी कि मुझे अलग करना अलग है, करना अलग लिखना है। मुझे कोई ऐसा प्रोग्राम दे दे जो डिफरेंट हो। मुझे मैं न्यूज़ बेसिकली रैंडम प्रोड्यूसर रही हूँ वहाँ पे। तो न्यूज़ में भी थोड़ी-सी लड़ाई रहती थी कि वो वाली ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आएँगे जो किसी पे भी नहीं चल रही हो, सारी चीज़ें। तो क्रिएटिव मैंने आपको बताया कि ये जब मैं पेंट की लाइन पे आई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसकी ही तलाश थी। जो मेरा पैशन था ना बचपन से, जो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें सीख के छोड़ दी, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें करके छोड़ दी, अब मुझे उसको पूरा एक प्रारूप देने का मौका मिल गया था। जो मैं आर्ट्स करती थी, जो मैं पहले तक कैनवस पे या कॉपीज़ पे बनाती थी, अब उसके लिए मुझे एक बहुत बड़ा सरफेस मिला जो कि था 10 बाई 10 की वॉल। जब मुझे आज भी याद है कि जब मैंने पहला अपना वॉल आर्ट्स का कॉन्ट्रैक्ट लिया था, तो मुझे एक साथ 10 वॉल्स करने को मिली थी। और आई वॉज़ टू हैप्पी कि मुझे इतना अच्छा वॉल आर्ट्स करने का मौका मिला है। वॉल टेक्सचर्स थे बेसिकली वो। और काम जब मैंने किया पेंट कॉन्ट्रैक्ट का, तो मेरे को जो सक्सेस मिली, पेंट कॉन्ट्रैक्टर तो बहुत हैं, बहुत हैं। फीमेल कोई नहीं था, ये भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था जो कि मेरे लिए गॉड ने ऊपर से ये बहुत भेजी बड़ी थी। बात है हाँ, बेसिकली। फीमेल्स कोई नहीं था। ये सब विधाता ने मेरे लिए चूज़ करके रखा था कि बेटा तुमने कुछ सैक्रिफाइस किया है तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज़ें दूँगा। तो मेरे को कहाँ से पहचान मिली, मैंने ना प्रोजेक्ट वर्क उठाने शुरू कर दिए थे, जो कि इनिशियल लेवल पे बहुत मुश्किल होता है और मेरे लिए चेज़ कर पाना इसलिए आसान हो गया क्योंकि मेरे पास वो टैक्टिक्स थी लोगों से डील करने की, कॉरपोरेट्स के साथ बात करने की, वो सारी चीज़ें मुझे प्लस पॉइंट मिला। तो पेंट कॉन्ट्रैक्टर को अगर बात करें जी, तो लाइफ में सिंपल ही समझ में आता है कि घर को पेंट करवाना है, जी। तो ये ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, एक्चुअली पेंट कॉन्ट्रैक्ट वही लेता है जिसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज होता है, पेंट का कंसल्टेंसी, पेंट चूज़ कराना, कौन सी क्वालिटी का पेंट लगेगा, कितना लगेगा, एज़ अ पेंट कॉन्ट्रैक्टर ही मैंने काम शुरू किया था। तो अच्छा पेंट देखने के लिए आप क्या चीज़ चेक करते हो? अच्छा फिर पेंट। अच्छा पेंट जो है किसी भी कंपनी का, हालांकि हमारी भी कंपनी बहुत जी, पेंट जी। बनाती है, जी, जी, मैंने तो देखा है, मुझे मैंने राइट, यूज़ तो भी किया मुझे है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, जी, खासकर स्पेशलिस्ट की तरफ से कि जी, भाई जी। आपकी तरफ से क्या खास देखा जाता है उसके अंदर?
सर सबसे पहले तो अगर मैं आपकी बात का जवाब 2 हिस्सों में दूँगी कि हमें वॉल को क्या चेक करना होता है। वॉल को चेक करना होता है कि वॉल का स्तर क्या है। सर वॉल नई है या वॉल पुरानी है। जो तो वॉल नई है तो वो 2 ही कंडीशन में होगी, या तो सीमेंटेड वॉल होगी या तो पीओपी की वॉल होगी। उसमें भी ये चेक करना होता है कि पीओपी सूखी है या नहीं सूखी है, और सीमेंट की वॉल सूखी है या नहीं सूखी है। एक तो पहलू ये हो गया। एक ये हो गया कि आपकी अगर रीपेंट की वॉल है, वो चाहे घर की हो, ऑफिस की हो, जो फैक्ट्री भी है। कहीं की भी वॉल हो, तो जो रीपेंट की वॉल है वो उसमें पेंट कितना पुराना था, वॉल की कंडीशन क्या है, क्या वॉल में सीपेज है, पेंट कितना पुराना था, वो क्या वो लूज़ तो नहीं हो गया, वो सारी कंडीशन कैलकुलेट करके ही हम पेंट का काम स्टार्ट करते हैं, और अपने क्लाइंट को भी रिकमेंड करते हैं कि आपको इस स्तर से काम शुरू कराना पड़ेगा। और आपने एक सवाल और भी मुझसे पूछा कि पेंट कंपनीज़ को क्या वो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो सर, एज़ अ कॉन्ट्रैक्टर हमें किसी से गुरेज़ नहीं है, किसी भी कंपनी से। क्लाइंट क्या डिमांड करता है कि हमें आप सस्ता काम करके दे दो। सस्ता। तो सस्ता तो हम अपने काम से जो कर सकते होंगे करेंगे, बट जो मैन्युफैक्चरर्स के रेट हैं उसको तो हम कहीं से डाउन नहीं कर सकते। आपने भी देखा है पेंट की मार्केट कितना बूम कर रही है। चूँकि मैं पिछले 4 सालों से स्किल इंडिया के साथ भी जुड़ी हुई हूँ और पेंट की पढ़ाई भी करवा रही हूँ। बस लाइफ को एक ये उद्देश्य बना लिया है कि पेंट को हर घर तक पहुँचाना है, चाहे वो एज ए एम्पावरमेंट हो, चाहे वो एज ए स्किल्स हो, किसी भी तरीके से उसको पहुँचाना है। तो मैंने ये भी देखा कि पेंट कंपनियों को लोग चाह रहे हैं कि हमें सस्ता पेंट चाहिए। तो मेरी स्टडीज़ ये कहती है कि सस्ता कभी अच्छा नहीं होता है। या मानती हो, सर मैं मानती हूँ। लेकिन कस्टमर कहता है मुझे सस्ता चाहिए। तो उसको हमें ये समझाना पड़ता है कि आप बीच का रखिए, बहुत सस्ते पे जाएंगी तो ना हम क्वालिटी दे पाएंगे, ना आप उस क्वालिटी को ले पाएंगी। तो इसलिए हम लोग वो जैसे चीज़ें देखिए, मना हम एक करते पेंट हैं। बनाते हैं आज की डेट में, या वाटर प्रूफिंग बनाते हैं, जी जिसका लाइफ 10 साल मिनिमम होता है। जी। ठीक, नो डाउट उसका थोड़ा का प्राइस ज़्यादा हो सकता प्राइस है, ज़्यादा लेकिन उसकी कॉस्ट कम है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर पेंट वर्क कराता है, हर 2 साल में उसको चेंज कराना पड़ गया, तो ये देखिए 5 दफ़ा कराना पड़ेगा उसको 10 साल के अंदर। जी तो उसका कॉस्ट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर उसको एक ऐसा पेंट मिलता है जो वन टाइम कराया और वो छुट्टी, 10 साल तक उसको करना नहीं है। दूसरा, आज की डेट में पेंट इतना महंगा नहीं जितना लेबर महंगा हो गया है। बिल्कुल। ठीक, कस्टमर साइकोलॉजी होता है नॉर्मली कि मुझे सस्ता चाहिए, जी, और सस्ते में भी हमने देखा वो दिल मांगे मोर, जो सस्ता दे देगी फिर और सस्ता चाहिए उसको। और सस्ता चाहिए। चाहिए। तो आज की डेट में जहाँ तक हम समझते हैं, कस्टमर काफ़ी अवेयर हो गया है बिल्कुल। कि भाई अगर प्राइस कॉस्ट है तो इसका क्या नाम है, ज़रूर अच्छा क्वालिटी होगा। जी ठीक है। इसमें एक बात और समझते हैं कि जिस तरीके से, मुझे याद है एक दफ़ा, बहुत पुरानी बात हो, कि मैं एक इंटरव्यू शूट कर रहा था, जी वो मूर्तिकार थे। जी तो उनसे हमने पूछा, भाई आप पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बनाते हो? तो उसने कहा, गुप्ता जी मूर्ति तो ऑलरेडी पत्थर के अंदर होती है, हम इसका कचरा हटा देते हैं। कितनी गहरी बात है कि मतलब उनकी नज़र जो है उस मूर्ति को देख पा रही है, जी और पत्थर पर कचरा हटाया तो मूर्ति शानदार निकल जाती है। जी। यानी कि उनकी आंखें देख पा रही है। बिल्कुल। ऐसे बीइंग ए आर्टिस्ट, आपके जो है किसी भी एक सुंदर मूर्ति बना, पिक्चर बनाना है, उसके अंदर मूर्ति में कैसे रंग भरने हैं, तो ये नज़र कैसे देख पाती है, कैसे पकड़ पाते हैं कि बढ़िया तरीके से मुझे बनाना है ये? इसका सर मैं आपको एक उदाहरण के साथ जवाब दूंगी कि सन 2020 में जब कुंभ लगा था प्रयागराज में, तो एक प्रोजेक्ट मैंने किया था यूपी गवर्नमेंट के साथ प्रयागराज का। तो उसमें मुझे 120 पिलर्स का प्रोजेक्ट था, जिसपे 120 पिलर्स, पिलर्स, जो मेट्रो पिलर्स होते हैं या वैसे पिलर्स होते हैं। शास्त्री ब्रिज है वहाँ पे प्रयागराज में। तो अब जैसे एक मूर्तिकार को ने बताया कि पत्थर में तो मूर्ति थी ही, बस मैंने उसको तराशा है। तो 120 पिलर्स पे हमें भगवानों की मूर्ति, वो पिक्चर्स बनानी थी। ओह। तो अगर आपसे मैं कहूँगी कि सर भगवानों के ज़रा नाम बता दीजिए, तो आप मुझे 8, हाँ, 10, कोई 20, लिमिट है। 15 बता देंगे। अभी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है तो तो लोग ज़्यादा अवतार भी थोड़े से बता देंगे। उसमें 120 भगवानों की आकृतियाँ निकालनी थी हमें। तो बहुत अच्छी रिसर्च हुई, उसको कैसे सेट करना है, कितनी टीम लगेगी, कितने दिन का काम है। गंगा के बीचों बीच के पिलर्स थे,
इधर से पानी तो रोका जाता पेंटिंग से था। करा, पेंटिंग से बनाया? हाँ सर, पेंटिंग से किया था अरे उसको। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं आपको किसी टाइम उसको शो भी करूँगी। मैसिव प्रोजेक्ट था, 9 मंथ्स का काम था, बैक टू बैक वहाँ पे, और बहुत बड़ी टीम ने काम किया। तो आपका पूरा एडवाइस रहा इसके अंदर? जी, जी, बिल्कुल। तो जो पेंटिंग किया गया, जो मूर्ति बनाया गया, जो भगवान को बनाया गया, जी, ठीक, तो कोई फोटो देखने के बाद कोई फोटो देखा, उसको उतार दिया करना पिलर जी, पे। जी, जी, तो ये अच्छा आर्टिस्ट ही कर सकता है, बिल्कुल सर। ठीक है, जिसको उसकी बड़ी पहचान हो, पकड़ हो कि कैसे वो एक तराशना है लाइन इसको। है ना सर, मन भी सुंदर तन हाँ, भी सुंदर, तुम सुंदरता की मूरत हो। बिल्कुल सही तो है। ये वही कर सकता है जिस हाँ, जो इसके अंदर जो आंतरिक और बाहरी सब तरह से वो इंसानियत को देखता हो। बिल्कुल सही बोला आपने, बहुत सुंदर बात है ये है। एक इंसान का कई दफ़ा हम देखते हैं कि अंदर से तो बहुत कुछ ठीक ठाक है, जी, कई दफ़ा वो उलझ जाता है, कई दफ़ा एक मतलब गुस्सा झलक जाता है अंदर से कूल होने के बावजूद। जी। क्या बाहर की सिचुएशंस को डिस्टर्ब कर देती है? सर, इसके लिए ना मेरा जो कॉन्ट्रैक्टरशिप का जॉब है ना, वो बहुत ही उम्दा उदाहरण है। चूँकि हम अंदर से जितने भी निर्मल और शीतल हो ना, हमें क्लाइंट्स ऐसे-ऐसे मिल जाते हैं, या हमारे जो टारगेट्स होते हैं वो ऐसे-ऐसे मिल जाते हैं कि समय-समय पे हमें उद्वेलित करते रहते हैं किसी के। लेकिन हम लोग अपना परमानेंट कूल वाली कैसे स्थिति में। टैकल कैसे करते हो उनको, ऐसी सिचुएशन को? सर, एक तो सबसे कोडिंग पहली काम नहीं कर रहा, कोडिंग काम नहीं हो रहा एक तो है। सर सबसे पहली बात है कि वी आर द स्माइल ऑलवेज, है ना? तो उससे आधी परेशानियां दूर हो काम जाती बहुत हैं। काम करता है ये। बहुत काम करता है। मैंने ये सीखा है अपने 8-9 साल की जर्नी में, जो मेरा स्टाफ है उसको डील करते करते, कि समटाइम्स हो सकता है कि किसी का मन ना हो काम करने का, लेट देम गो। और चीज़ों को छोड़ने की आदत डालिए। क्या बात है। एक सिचुएशन चल रही थी, लाइफ चली जा रही थी, चले जा रही थी, चली जा रही थी, अचानक से क्या आया? कोरोना। सब कुछ स्टॉप। तो हुआ ना स्टॉप, क्या वही लोग गए जिनको जाना था, जिनका लिखा हुआ था? हम आप आज भी बैठे हैं, हो सकता है आप भी बीमार पड़े हो, मैं भी, बिल्कुल सही। बहुत लोग हो, लेकिन जो नियति है वो होके रहेगी, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं खींच सकते हैं। तो इंसान ही काम कर रहा है और वही करके देगा। तो मैं अपने क्लाइंट्स को यही समझाती हूँ कि आप मैन मेड काम ले रहे हैं, आपने बेशक मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है या कोई कॉरपोरेट है, कुछ भी हो, मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर आप मैन मेड काम करा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सबकी प्रॉब्लम्स लेके चलनी होगी। क्लाइंट मानता है, बिल्कुल मानता है। समझता है। समझदार बनाया है मैंने लोगों को। क्या बात। और मेरी यही मुहिम है पूरे समाज के लिए कि आप पेंटर्स को प्लीज़ उस नज़रिए से मत देखिए, वो भी इंसान है। आपकी पूरी कोठी बनती है, पूरी इंडस्ट्री बनती है, सबका कचरा साफ़ करने के लिए पेंटर आता है लास्ट में। पीओपी वाला भी छोड़ के जाता है, फर्नीचर वाला भी छोड़ के जाता है, वार्डरोब्स में लगा हुआ फेविकोल भी पेंटर से छुड़वाया जाता है। क्या उसको उसकी जो धनराशि है वो दी जाती है? नहीं दी जाती है। तो मेरी एक मुहिम भी है समाज के नाम पे कि प्लीज़ पेंटर्स को हैरेस मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि पेंटर्स का वर्ग पढ़ा लिखा नहीं है, उसको समझने में और समझाने में दिक्कत होती है। इसीलिए स्किल इंडिया का एक पेंट एंड कोटिंग स्किल काउंसिल है, उससे मैं जुड़ी हुई पिछले 4 सालों से, और मैं पेंटर्स को केवल स्किलिंग की ट्रेनिंग देती हूँ कि आपसे आपके ग्राहक को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। कि आप कूड़ा छोड़ के चले आएँ, आप वहाँ पे कोई गलत हरकत करें, आप टाइमली ना पहुँचें, आप सामान का ध्यान ना रखें, आप पूरा स्किल्ड होके जाइए। कभी भी हम गाड़ी चलाते हैं या कोई वाहन चलाते हैं, क्या कभी भी एक्सीडेंट अपनी वजह से होता है? नेवर। तो सामने वाले से भी सामने वाले से बच के हमको चलना होता है। तो हम तो अपनी पूरी तैयारी रखें कि हम खुद से एक्सीडेंट ना करें। बहुत बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। हम तो बच्चे हैं आज भी, वो हमारी उँगली पकड़ के चला रहा अच्छा, है। एक सवाल है कि इधर जो हमारी ऑडियंस नई जनरेशन है, जी, वो भी आपकी तरह आगे बढ़ना चाहती है और जी, ये जज्बा रखना चाहती है, जी। तो क्या मैसेज उनको देंगे हम कि भाई आप अगर काम करते हैं तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरी होना चाहिए आपके अंदर? जी, सबसे पहले तो मैं किसी भी नए बच्चे से, महिला से, जो भी इस काम को करना चाहती, बहुत अच्छी फ़ील्ड है, मैं चाहती हूँ कि महिलाएँ इस लाइन में आएँ, और मैं लगातार इसके कोर्सेज़ इसीलिए करवा रही हूँ कि महिलाओं को मोटिवेशन मिले। सबसे पहले आपको फ़ोकस्ड होना पड़ेगा कि मुझे यही करना है, आपको डाइवर्ट नहीं होना है। अगर आपने अपना उद्देश्य बना लिया, फ़ोकस में ले लिया कि मुझे एज़ अ पेंटर
कॉन्ट्रैक्टर, वॉल आर्टिस्ट, वॉल म्यूरल्स, कुछ भी काम करना, सबसे पहले आप उसको फोकस्ड होइए और डेली सीखिए। कंसिस्टेंसी में रहिए, आप डेली काम करिए, डेली अपने क्लाइंट से मिलिए, कोई ना कोई एक नया काम डेली करिए और उसके रिजल्ट ओरिएंटेशन में आप ध्यान रखिए कि हमें उसका रिजल्ट क्या मिला। शिखा जी, इसमें एक सवाल हो रहा है कि कोई भी क्रिएटिविटी और ये आर्टिस्ट जो है, जी ये ज़्यादातर देखा गया कि उसके अंदर होता है। जी अब एक इंसान के अंदर नहीं, कि सीखना चाहता है, जी तो क्या वो कर सकता है? बिल्कुल सीख सकता है सर। कला कला को सीखने के लिए ना कोई उम्र नहीं होती है, किसी भी उम्र में आप उसको अख्तियार कर सकते हैं, बहुत आसानी से सीखा जा सकता है, बस आपको मन लगाना पड़ेगा। मन लगाना पड़ेगा। मन लगाना पड़ेगा, कोई भी काम विदाउट मन के नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर। उसी मन को आप बदल बदल के कुछ भी कहिए, फोकस कहिए, ध्यान कहिए, कुछ भी कहिए, वो आपका मन होना चाहिए। अच्छा, एक बात हो रहा है, अब आगे कहाँ जाना है? आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को कैसे देख रहे हैं आगे? सर देखिए, एज अ आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं भी पेंट इंडस्ट्री में एज अ मैन्युफैक्चरर या डीलर ऐसे काम करना चाहती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर काम कर रही हूँ, वॉल टेक्सचर आर्टिस्ट काम कर रही हूँ। साथ ही साथ में एक पढ़ाने की मुहिम छेड़ रखी है मैंने, तो डिफरेंट पेंट कंपनीज़ के साथ मैं काम कर रही हूँ, जिसमें वाटर प्रूफिंग की भी रखती हूँ मैं ट्रेनिंग्स, बेसिक पेंट्स की रखती हूँ, वॉल आर्ट्स की रखती हूँ, टेक्सचर्स की रखती हूँ। तो जो मेरा लॉन्ग टर्म का गोल है वो यही है कि मैं समाज को कितना दे पाती हूँ अब। वेरी गुड। बस मुझे समाज को देना है, मुझे किसी से भी ये कंपटीशन नहीं है कि मैंने ये कर लिया वो कर लिया। मुझे पता है कि विधाता ने मुझसे ऐसी बहुत सारी चीज़ें करा ली हैं कि जिसको करने के लिए अभी भी बहुत सारे लोग तरसेंगे। ईयर 2022 में मुझे यूएस से 2 स्कॉलर्स ने अप्रोच किया। आई डोंट नो कि उन्हें मेरा पता कैसे लगा, कहाँ से वो मुझे मिले। उन्होंने मुझे मैसेंजर पे वो किया। बिजनेस स्कूल ऑफ अमेरिका के 2 प्रोफेसर हैं वो। तो उन्होंने बोला कि आपने ये जो जेंडर का स्टीरियोटाइप को जो तोड़ा है वो आपने कैसे किया, ये बहुत मतलब रिसर्च का विषय है। तो करीब 3 महीना उन्होंने मेरे ऊपर स्टडी की है। ओह, चूँकि आपको पता है कि हमारा इंडिया का और वहाँ का टाइम डिफरेंस है, तो वो रात में हमारी बातचीत चलती थी। रात में वो 2 बजे से शुरू होती थी और 5-6 बजे चलता तक हमारी बातचीत चलती थी। तो उन्होंने एक-एक पहलू को देखा, तराशा और उन्होंने लिखा। तो एमबीए में आज भी वो 10 लैंग्वेज में पढ़ाई जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो सेज केसेस के नाम से वो पब्लिश भी हुई है केस स्टडी। मैं चाहती हूँ कि मैं पहचान कहाँ से होती है कि मरने के बाद आपको कितने लोग याद रखते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमेशा वो नया वर्ग मुझे याद करे, जो भी इस काम को करना चाहता है वो हमेशा याद करे कि शिखा मैम कुछ दे के गई हैं हमारी इंडस्ट्री को। मरने के बाद भी जिंदा रहने वाली बात बिल्कुल है बिल्कुल। कि लोग पहचाने। बिल्कुल शिखा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज का शो आपके साथ करने का पर्पज़ भी यही था हमारा, क्योंकि हमारी कंपनी पेंट्स के अंदर हर तरह का हम लोग पेंट बनाते हैं, वाटर बेस, ऑयल बेस और पेंट का फुल रेंज हम लोग बनाते हैं। हालांकि कंपनी बहुत से प्रोडक्ट बनाती है, तो इसमें यह है कि कस्टमर को बेसिकली वैल्यू एडिड चाहिए, डिफरेंट चीज़ें चाहिए जो आज मार्केट में है। जैसे कि आपने बताया कि बिल्कुल क्रिएटिविटी, नयापन, नई चीज़ें उसको चाहिए। ऐसे ही हम लोगों ने, और बहुत ही जल्दी, हालांकि पेंट के अंदर ग्रोथ के लिए बहुत टाइम लगता है, काफ़ी बड़े ग्रुप्स हमारे सामने हैं। जी हम लोगों ने पिछले 3 सालों के अंदर पेंट इंडस्ट्री के अंदर बहुत जल्दी ग्रो किया है, जी क्योंकि कस्टमर एक बार चाहता है वैल्यू फॉर मनी, डिफरेंट क्या दे रहे हैं आप उसको। जी ठीक, नो डाउट एक नेचर है कि मुझे सस्ता चाहिए, लेकिन वो ये चाहता है कि मैं जो पैसे दे रहा हूँ उसका मुझे वर्थ क्या मिल रहा है, उसकी वैल्यूज़ क्या मिल रही है, वो ये बच चाहता है। ठीक, तो हमारी कंपनी भी प्रोवाइड कराती है और हमें भी अच्छे लोग चाहिए बेसिकली। ठीक, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप प्रोग्राम में आए और आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। और हम तो ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि वो हमेशा जो है आपको ग्रो होते हुए देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। आज के एपिसोड में यहीं पर विराम देते हैं। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।